स्टार्ट में हमारा मेन कैरेक्टर अपनी वाइफ को कहता है कि मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं स्टडी करूँ, एकदम हार्ड स्टडी करूँ और इस दुनिया में कुछ बनूं, लेकिन मेरा ध्यान तो शॉट के साथ खेलने में और क्लब जाने में था। बाद में मैं कल्टिवेटर में से एक बन गया और फाइट किया अपने साथियों के साथ इस लैंड को यूनिफाई करने के लिए और डिवाइन लैंड बनाने के लिए। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है फ्रेंड? हमारा मेन कैरेक्टर उसे समझाता है कि तुम और मैं अब पेरेंट्स बन चुके हैं और हम अपनी विशेष को अपनी चिल्ड्रंस पर नहीं थोप सकते। वे जो करते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं, वे अपने दिल से करते हैं। हमें उन चीजों में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए, चाहे कितनी भी समस्या क्यों न आए, हमें अंत तक उनको सपोर्ट करना चाहिए। हाँ, ये सब तो ठीक है, लेकिन मेरे वैल्यू ऑफ कोर्स का क्या होगा? तुमने इस वैल्यू ऑफ कोर्स में सभी लोगों को फ्री में ट्रीटमेंट करने का बेड़ा उठाया है। क्या तुमने कभी सोचा है कि एक स्कूल खोलने का और उन्हें टीच करने का कि दूसरों के साथ कैसे ट्रीट करते हैं? वह समाधान कहती कि वेल, मैंने तो यह नहीं सोचा था। कहता है इस वर्ल्ड ने अभी भी पीस को गेन किया है और इसे रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत है। वार के चलते हुए बहुत सारे लोगों को बहुत सारी डिसीज हो गई है, उन्हें ठीक करना जरूरी है। उन्हें तुम जैसे डॉक्टरों की जरूरत है। मेरे कैरेक्टर में एक मेडिकल स्कूल खोलने वाला हूँ। क्या तुम वहाँ के हेड मास्टर मतलब प्रिंसिपल बनोगी? मैंने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं। क्या मैं यह कर सकती हूँ? मैडम से कहता है कि तुम इस जॉब के लिए परफेक्ट कैंडिडेट हो। वह अपना सिर झुकाती है, लेकिन फिर कहती है ठीक है, मैं यह जरूर कहूंगी, और हमारे एमसी को हक कर लेती है। हे, तुम ऐसा मत करो, तुम अब बड़ी गर्ल बन गई हो, हमारा साथ में बच्चा है और तुम अभी भी शर्माते हो। लेकिन सभी पेरेंट्स हक तो नहीं करते कि फिर भी मैं जा रही हूँ, तुम इन बच्चों के साथ खेलना स्टार्ट कर दो, कंटिन्यू करो, मैं जा रही हूँ कुकिंग करने के लिए। तभी वो वहाँ से चले जाते हैं और वो हमारा एमसी उनके ऊपर से फ्रिज का क्या होता है उसे हटा देता है। बच्चे जैसे फ्रिज होते हैं कहते हैं क्या हम कर सकते हैं डैड, क्या हम कर सकते हैं डैड? हाँ चलो करते हैं, फन करते हैं। वही तभी वह अपने बेटों को उतार देता है और चलो तैयार हो जाए तुम दोनों। ठीक है डैड, हम तैयार हैं, हम आपके खेलने के लिए तैयार हैं, आपके साथ खेलने के लिए तैयार हैं। चलो ठीक है। वह अपने बच्चों के पैर को नीचे क्लाउड ला देते हैं। वाह, ये बहुत फ्लफी है, ये बहुत ब्यूटीफुल। हुआ वहाँ पर विन बुलाता है, विन, और वह दोनों बच्चे क्लाउड में उड़ने लगते हैं। ये तो एक जैसे ड्रीम जैसा लग रहा है। वाह सिस्टर, ये ड्रीम लग रहा है। नहीं, ये तो कोई सपना ही नहीं है। मैंने इस बादलों का उपयोग अपने ट्रूप्स को हाइड करने के लिए किया था, अटैक करने के लिए दूसरों पर, लेकिन अभी भी मुझे रियलाइज हुआ इसका दूसरा भी यूज हो सकता है। सिर्फ तुम देखो, हमारे एमसी टेक्निक का इस्तेमाल करते, उसका नाम कॉम्बिनेशन ऑफ क्लाउड एंड मेरियड्स ऑफ थिंग होता है। इसका शॉर्ट फॉर्म क्लाउड वॉल होता है। उससे ऐसे कहते हैं वह क्लाउड बड़ा होना स्टार्ट हो जाता है और वह एक कैसल में बदल जाता है। वह कैसल पूरे बादलों का बना होता है और वह बहुत सॉफ्ट होता है। वाह, ये तो बहुत गजब है, ये बहुत अच्छा है। तुम दोनों वहाँ को जा सकते, खेल सकते हो, तुम हर्ट नहीं हो गई। वह पूरी तरह से सॉफ्ट है, एकदम कोमल है। हुर्रे हुर्रे, हम खेलने जाएंगे, हुर्रे हुर्रे। वह बच्चे स्लाइड करते हैं, घूमते हैं, नाचते हैं और वहाँ पूरी तरह से खेल लेते हैं। तभी उन्हें उनकी आवाज वहाँ नीचे बैठी खाना बनाने वाली सुन लेती है, मतलब एमसी की वाइफ सुन लेती है। एमसी बादलों पर बैठा होता है और कहता है यह वो पीसफुल वर्ल्ड है जिसे मेरे फ्रेंड साथियों ने बढ़ाने के लिए अपनी कुर्बानी दी है। बच्चे हमारे आने वाले फ्यूचर है। मैं इन सभी के लिए सभी हेट्रेड, सभी नफरत, सभी डार्कनेस को पूरी तरह से रोक दूंगा। तभी हमें फ्लोर का सीन दिखाया जाता है। वहीं पर खाना रेडी होता है, खाने जबरदस्त दिख रहा होता है। वह चिल्ला कहती है डिनर इज रेडी। वहाँ सब आती है, हम आ रहे हैं। तभी उन बादलों से एक सीढ़ी, एक घिसल पट्टी बन जाती है। वहीं से सभी लोग, दोनों बच्चे और उसके डैडी घिसल से आ रहते हैं, घिसल पट्टी में आ रहते हैं। वाह, वह नीचे आकर खाना खाने बैठ जाते हैं। सभी लोग हंसी खुशी खाना खा रहते हैं। माहौल एकदम ब्यूटीफुल होता है, बिल्कुल एक फैमिली के जैसे। तभी एमसी का बेटा जो ही बोलता है कि मॉम, क्या मेरे डैडी वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल मैन हैं? हाँ, यह बहुत पावरफुल मैन है, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को नहीं देखा इस वर्ल्ड के, इसलिए मैं श्योर नहीं हूँ कि यह वर्ल्ड के सबसे पावरफुल मैन है। एमसी की डॉटर कहती है, मेरी मॉम कहती है कि मेरे डैड वर्ल्ड के बेस्ट डैड हैं फाइटिंग में, लेकिन वह सभी चीज में अच्छे नहीं हो सकते। हमारे डैड वुमेन्स के मामले में सबसे डम्बास आदमी है। उन्हें वुमेन्स को कैसे हैंडल करना है वह नहीं आता। शी मैं जानती हूँ। जब फैंग अपनी चोट से रिकवर होकर पहली बार उठा था तब उसने मुझसे और हेक्सिन से बात करने की कोई जरूरत भी नहीं उठाई थी। वह हमें देखकर प्लस कर लेता था। ऐसा लगता था कि यह दुनिया का सबसे डम्बेस्ट आदमी है। इसी बुरे मूड में कहता है कि प्लीज इसे मुझे रिमाइंड करना बंद करो। एमसी का सन कहता है कि डैड, क्या आप मुझ पर एक फेवर कर सकते हैं? बोलना शुरू करो। जूजी एंड मैंने एक सीक्रेट प्लेस फाइंड किया है। हमने वहाँ पर बहुत सारे सीड, एंशिएंट बुक और उनकी वॉल बहुत लंबी और शाइनी थी। तुम सही कह रहे हो। और वह वॉल बोल भी सकती थी। वही सब चीज हमारे इस जूजी के इंस्पिरेशन है सभी चीज को क्रिएट करने में। अपने माइंड में सोचता है कि हम जब वार में थे तो हमने बहुत सारे एंशिएंट रूलिक खोजा था जो 500 साल पहले के थे। उनमें बहुत सारे तो ऐसे रूलिक थे जो बहुत अंडरग्राउंड थे।
और उनके दीवार बहुत मोटे चौड़े थे और ऐसे एंशिएंट कैरेक्टर थे जिसे हम पढ़ नहीं सकते थे। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वैसा ही एक रूडी यहाँ पर वैली ऑफ क्योर्स में होगा। कह रहे हैं इन्हें जज करे तो जो रेलिक हमें पहले मिले थे और जो रेलिक अभी मिला है यह उनसे डिफरेंट है और यह नया भी हो सकता है। क्या आप मेरे एक फ्रेंड को वहाँ पर हेल्प कर सकते हैं? कि कौन सी फ्रेंड? वह सन कहता है कि मेरी वह फ्रेंड है जिसने मुझे वह एंशिएंट लैंग्वेज और कैरेक्टर्स आया और लेकिन वह वहाँ पर अपने ही लोगों द्वारा वहाँ पर प्रिजन है। मेरी मॉम और आंटी हेक्सिन भी उसे वहाँ से बाहर नहीं निकाल सकती। डॉक्टर कहती है कि आप इस वर्ल्ड के सबसे पावरफुल इंसान हो, आप जरूर उसे सेव कर सकते हो, आप इसे कर सकते हैं डैड। आरएमसी वहीं पर खड़ा होता है तो ठीक है चलो तुम दोनों चलो उसे एक तो देख के आते हैं। दोनों खुश होकर नाचते रहते हैं, ग्रेट हम जाएंगे रूलिक में जाएंगे, चलिए डैड हम आपको वहाँ पे ले जाते हैं, चलिए चलिए। अभी सीन शिफ्ट होता है और एक पहाड़ को दिखाया जाता है, वहीं पर हमारे चेक कर होता है कि रूलिक कहाँ है। तभी वह दोनों बच्चे दौड़ते हुए जाते हैं और उस चट्टान के अंदर घुस जाते हैं। आरएमसी उन्हें देखकर चौंक जाता है कि वह कहाँ घुस गए। तभी वह अपनी टेक्निक सी थ्रू को ऑन करता है और देखता है कि उसके पीछे तो एक केव है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था यहाँ पर कोई ऐसा फैसिनेटिंग प्लेस भी है। अगर मैं अपनी इस सी थ्रू टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करता मुझे पता नहीं लग पाता यहाँ पर एक प्लेस भी है। बच्चों ने इसे कैसे सब ढूंढ लिया। डैड वहाँ क्या कर रहे हैं? इधर आइए अंदर आइए। ठीक है मैं आता हूँ। आरएमसी बढ़ जाता है, उसके अंदर चला जाता है। अंदर आने पर वह देखता है कि वह जगह फुल फिटनेस होता है, पूरे मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भरा होता है। जगह जहाँ पर इसी में कुछ जीव भरे होते हैं उनमें से एक शीशे को दिखाया जाता है। वह अफ्रीकन एलिफेंट के बच्चे उनके कुछ हो सकते हैं। उनमें बहुत सारे शिशु होते हैं और वहाँ पर बहुत सारे जानवर होते हैं और वहाँ पर बहुत सारे बीज भी होते हैं, एंशिएंट बीज भी होते हैं। आरएमसी आगे बढ़ता है और वहाँ के एक हॉल में आता है। डैड भैया यहाँ पे आइए, यह एक रोबोट है। वो नहीं पता कि क्या है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि यह एक रोबोट है। कहता है क्या है? आप सोचते होगे क्या एक लिविंग बीइंग है? उसके पैरों को मारता कहता है कि यह गर्ल यहाँ पर स्टिल खड़ी है बहुत समय से। आंटी हेक्सी ने कहा था यह जरूर एक ह्यूमन पपेट होगी जो एंशिएंट लोगों द्वारा यहाँ पर छोड़ा गया होगा बहुत समय पहले। आरएमसी अपने टेक्निक इस्तेमाल करता है सी थ्रू। अभी वह देखता है वह लड़की पूरी तरह से खाली होता है, उसमें कोई भी लाइफ सेंस महसूस नहीं होता। एमसी कहता है क्या ऐसा हो सकता है? क्या लास्ट सिविलाइजेशन द्वारा छोड़ा गया ह्यूमन पपेट है? एमसी बगल में देखता है, उसे 2 डेड बॉडी मिलती है, मेल की होती है और एक फीमेल की। फीमेल के हाथ में एक फोटो है, इसमें 3 लोग होते हैं। एक तो बुढ़ा होता है लेकिन तीसरी एक गर्ल होती है जो यहाँ पे नहीं होती है। इसे अपने माइंड में सोचता है पीपल बहुत समय पहले ही डेड हो गए हैं लेकिन इनकी बॉडी अभी भी फ्रेश है। कि टेक्निक तो हमारे टेक्निक से भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है जो इनकी बॉडी की इतने समय से रखे हैं। एक एलईडी होती है पर वो एक लड़की होती है, वो लड़की अपने आँख धीरे धीरे खोलती है और कहती है वेलकम बैक लियान सेंग झेझुई, तुम दोनों का स्वागत है। तभी बहुत बच्चे उसकी तरफ भागे हुए दो। हमने अपने डैड को यहाँ तुम्हारी मदद के लिए ला लिया है। आराम से सोचता है यह तो वही गर्ल है जो उस फोटो में थी। थैंक यू गाइस तुम्हारा मेरी इतनी मदद के लिए। तभी वह हमारे एमसी को देखती है और हमें एमसी को देख कहती है कि तुम्हारे डैड एक अच्छे व्यक्ति लग रहे हैं। हाँ हमारे डैड अमेजम है। उस गर्ल से कहता है कि यह कौन से प्रकार का फॉर्मेशन है जिसमें मुझे कोई भी पावर का फ्लक्चुएशन नहीं दिख रहा है। वह गर्ल कहती है मैं तुम्हें जो दिख रही हूँ वह एक वर्चुअल इमेज है, यह मैं रियल नहीं हूँ। मेरा बॉडी तो सिर्फ नीचे डाउन पे रखा हुआ है। कहता है वर्चुअल इमेज यह क्या है? यह कोई इल्यूजन है या इनकारनेशन है? वह लड़की कहती है मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे आने वाले फ्यूचर 500 साल बाद फ्यूचर इतना होगा कि उसे हमारी कुछ भी जानकारी के बारे में पता नहीं होगा। इसी के बेटा कहता है डैड यह मैजिक नहीं है, इसे स्क्रीन कहते हैं। इसे 500 साल पहले जो पीपल रहते थे वो इस्तेमाल करते थे। इसकी वजह से चाहे कितने ही दूर क्यों न हो वो आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। से चौंकता हुआ कहता है क्या यह डिवाइस एक दूसरे को दूर बैठे हुए आवाज सुना सकता है? यह तो हमारे वर्ल्ड में कुछ ही लोग कर सकते हैं, कुछ ही कल्टिवेटर कर सकते हैं। डॉक्टर कहती है लिन ने मुझे बहुत सारी चीज सिखाए, फेरियर टेल की कहानी सिखाई, मैकेनिकल सिखाई, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग सिखाई। लिन ने जूजी को बहुत सिखाया, उसे इन्वेंट करना सिखाया। यह वही टेक्नोलॉजी है जो तुम्हारे एरा के डिक्लाइन के समय छोड़ी गई थी। तभी उस स्क्रीन में कुछ होने लगता है, उसमें उस स्क्रीन में कुछ होने लगता है। वह स्क्रीन धीरे धीरे कलरफुल हो जाता है। एमसी का सन कहता है कि लिन तुम्हारे साथ क्या हुआ है? मैं और ज्यादा बात नहीं कर सकती, मेरा एनर्जी बहुत लो हुआ है, मैं इस बेस की एनर्जी बहुत लो हो गया है। और दोनों बच्चे रोने लगते हैं नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती डैड, प्लीज इसे सेव कीजिए, प्लीज इसे सेव कीजिए। तुम बच्चों तुम टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे हूँ, पीछे कुछ नहीं होगा। तुम मुझे बताओ कि मैं तुम्हें कैसे सेव कर सकता हूँ। यह ठीक है मैं ऐसे मर रही हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ कि लास्ट बार मैं जूझी और लियान सेंग को ऐसे देख रहा हूँ लास्ट मोमेंट में। डैड आपको इसे रेस्क्यू करना होगा, मेरी मॉम बहुत मिरेकल डॉक्टर है, वो इसे सेव कर सकती है। ठीक है तुम मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर कैसे स्टक हो गई। वह बताती है कि